ओके, डेटाबेस डिज़ाइन। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे ये कि डिज़ाइन किस तरह से ज़रूरी है ना। थोड़ा सा मैं तमहीद बांध लेता हूँ, इसकी तमहीद बांध लेता हूँ। देखिए, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। दो सिनेरियो हो सकते हैं डेटाबेस बनाने के। एक सिनेरियो ये है कि कंपनी है और लेट्स सपोज एक कंपनी आई है आपके पास और वो एक हॉस्पिटल बनाना चाह रही है। तो वो चाह रही है कि मैं हॉस्पिटल बनाने से पहले यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दूँ, यहाँ से इसके लिए सिस्टम भी बनवा लूँ, वहाँ से डॉक्टर अपॉइंट कर लूँ, है ना। ये सारी चीज़ें पैरेलल में कर रही होगी। तो वो चाह रही है कि सिस्टम पहले से बन जाए। तो क्या बनाएंगे वो? कहेंगे आपका डेटाबेस का हमें आपको डेटाबेस कहेंगे डेटाबेस का सिस्टम बना के दे दें, मुझे एप्लीकेशन बना के दे दें। तो उस वक्त आपका काम होगा कि आप उससे सबसे पहला स्टेप क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आप पूछेंगे क्या बनाना है, कितने लेवल का स्कोप है आपका, हॉस्पिटल कितना बड़ा होगा, कितने डिपार्टमेंट होंगे, लैब भी होगी नहीं, इन पेशेंट डील करेंगे, आउट पेशेंट डील करेंगे, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होंगी, ये सारा आप उससे सवालात पूछते हैं और सवालात पूछने के बाद उससे सारी रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गई यूज़र की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बाद क्या करते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, यूज़र जो रिक्वायरमेंट का रिस्पांस देता है वो नेचुरल लैंग्वेज में होता है, और स्पेसिफिकेशन क्या होती है, उन नेचुरल लैंग्वेज को आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में मैप करते हैं। आप यूज़ केस बनाते हैं, आप ERD बनाते हैं, आप इंट्रैक्शन डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गई। जब ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं आप, अब आप इसको फिर डिज़ाइन की तरफ लेके जाते हैं। डिज़ाइनिंग के फेज़ में कनेक्ट हो गए, टेक्निकल एस्पेक्ट में कवर कर लिया एंड देन डिज़ाइन इट। और डिज़ाइन करके आप उसको फिर रिफ़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन आपके वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक होगा तो अच्छा बनेगा, ठीक है। एक तो सिनेरियो ये हो गया डेटाबेस बनाने का। दूसरा डेटाबेस बनाने का सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई एक हॉस्पिटल है ABC जो कि 3 साल से चल रहा है, लेकिन पेपर वर्क कर रहे हैं, डेटा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन एक्सेल में कर रहे हैं, MS वर्ड में कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव रॉ डेटा, एक्सेल में रिपोर्ट्स बना रहे हैं। वो एक्सेल में क्या कर रहे हो, सारा ही डेटा एक्सेल में रख रहे हैं, एक ही लाइन में, एक ही रो में, उसी में डॉक्टर, उसी में रूम नंबर, उसी में वार्ड नंबर, उसी में सब कुछ एक ही रो में एक पेशेंट के बारे में लिख दिया। तो एक फॉर्म में ये होगा डेटा का। वो 3 साल से कर रहे हैं। अब वो कहते हैं यार अब ये बड़ा मुश्किल हो गया मैनेज करना, अब हमें ये देखना हो कि पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो पेशेंट डुप्लीकेट आ रहा होता है, ढूंढना नहीं होता, उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता, हम चाह रहे हैं डेटाबेस बनवा लें। तो आपका सवाल होगा कि डेटाबेस जो बनेगा उस डेटा में क्या डेटा जो है, आप डेटाबेस बनने के बाद जो डेटा इस्तेमाल होगा वही यूज़ करेंगे, पिछले वाला भी यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर वो बोलेंगे पिछले वाला भी यूज़ करना है, तो पिछले वाला डेटा क्या है, रॉ। उस रॉ डेटा को आपने रिफ़ाइन करना है, और रिफ़ाइन करने के दौरान आप क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज मिल जाएगा वहाँ से डेटाबेस बनाने के लिए। लेकिन आपको उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करना होगा, उनको रिफ़ाइन करना होगा। और फिर जब रिफ़ाइन करते करते आपका एक ही लाइन, सारे का सारा डेटा एक ही जगह है, उसको आप डीकम्पोज करते हो, स्प्लिट करते हो, पार्टीशनिंग करते हो। और पार्टीशनिंग करने की जो लॉजिक होती है, वो लॉजिक ये होती है कि आप उसमें डुप्लीकेशन रिमूव करना चाह रहे हो, उसमें जो इंटीग्रिटी के प्रॉब्लम है उनको रिमूव करना चाह रहे हो, इंटीग्रिटी लॉस, एनामलीज हैं डिफरेंट, उनको रिमूव करना चाहते हो, रिडेंडेंसी एनामलीज, अपडेट एनामलीज, उनको रिमूव करना चाहते हो, ताकि आपका डेटा पार्टीशनिंग हो गए, और पार्टीशनिंग के साथ फिर रिलेशनशिप के साथ एस्टैब्लिश हो जाए। पार्टीशन भी करो, लेकिन पार्टीशन के बाद उसके बाद रिलेशन भी मेंटेन करो। इस सिनेरियो से जब आप बनाओगे, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजेशन। उसको उसके बाद भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ERD में, और ERD बनाने के बाद उसको कन्वर्ट कर लोगे स्कीमा में। और अगर शुरू से बना रहे हो तो क्या बनाओगे, अब डेटा तो कुछ है ही नहीं, यू डोंट हैव एनी डेटा, बट यू हैव द व्हाट शुड बी डेवलप्ड, और वो कि कैसा बनना है, क्या बनना है, क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, ये कहलाती है स्कीमा। हम पढ़ के आए ना, स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कि क्या क्या डेटा हमें कलेक्ट करना है। अभी डेटा कुछ नहीं आया, हम कहेंगे पेशेंट नाम होगा, पेशेंट का एड्रेस होगा, लेकिन कभी उसका नाम क्या है, डोंट नो, एड्रेस क्या है, वी डोंट हैव। वो तो जब डेटा आएगा तो जब कलेक्ट करेंगे ना। तो दोनों सिनेरियोस में आ गए। तो ये फ्रॉम स्क्रैच बनाने से, और वो अगर एग्जिस्टिंग डेटा है उसको रिफ़ाइन करना है, और उसको रिफ़ाइन करने के फिर ज्वाइन करना है, उसके लिए एक चीज़ तो ये हो गई।
दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपने डिज़ाइन बनाया, ईआरडी बनाया, लेकिन यूज़र कह रहा है कि यार नहीं इसमें प्रॉब्लम्स हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहा है नहीं प्रॉब्लम्स हैं, या कोई टेक्निकल टीम कह रही है प्रॉब्लम है, तो अब आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा डिज़ाइन जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को फिट करने के लिए या फिक्स करने के लिए आप उसको गुजारते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से। अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से गुजर गया आपका डेटाबेस तो इसका मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारने के दौरान उसमें कुछ चीज़ चेंजेस आई, इसका मतलब प्रॉब्लम थे, तभी तो चेंजेस आ रही हैं, आपको कुछ करना पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं वो कैसा क्यों करने पड़े, क्योंकि आपका जो डिज़ाइन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे और वो प्रॉब्लम क्या होंगे, नॉर्मलाइजेशन से रिमूव हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो दोनों सूरतों में आपका नॉर्मलाइजेशन कनेक्टेड है डिज़ाइन से और डिज़ाइन कनेक्टेड है नॉर्मलाइजेशन से, लेकिन दोनों सिनेरियो मैंने ये भी बता दिए कि कहाँ पे आप डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। अब आते हैं हम टूवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल लेवल डिज़ाइन, लॉजिकल लेवल डिज़ाइन और फिजिकल लेवल डिज़ाइन। डेटाबेस के डिज़ाइन के 3 लेवल हैं। क्रिएटिंग एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रियलिटी एंड कैप्चर द बिजनेस डेटा रिक्वायरमेंट, ये कहलाता है हमारा कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। क्या बनाने जा रहे हैं जी, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं जी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअली हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। डॉक्टर इज कनेक्टेड टू द पेशेंट, पेशेंट के साथ कनेक्टेड है मेडिसिन, पेशेंट के ऊपर यूज़ होगी मेडिसिन, डॉक्टर के काम की तो नहीं है ना, लेकिन रिकमेंड कौन करेगा, डॉक्टर, चेक कौन करेगा, डॉक्टर, सप्लाई कौन करेगा, सप्लायर, दवाइयाँ खिलाएगा कौन, नर्स। सो यू हैव ए बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑल दैट कैप्चर इन द डेटाबेस। भाई ये पेशेंट को जो है ना मर गया, ही क्यों मर गया, भाई दवाई लग गई इसको, गलत इंजेक्शन, किसने लगाया, नर्स ने, किसने लगाया, नर्स ने। उस शिफ्ट में कौन थी, कौन सी नर्स थी उस शिफ्ट में, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। यू शुड हैव ऑल इन्फॉर्मेशन, यू कैन कैप्चर इट। नर्स कहती है मैंने तो लगाया या लिखा तो डॉक्टर ने था, तो डॉक्टर जिसने रिकमेंड किया था उसकी प्रिस्क्रिप्शन किसने प्रिस्क्राइब किया, किस शिफ्ट वाले ने किया, क्यों किया, यू कैन रेक्टिफाई इट। इफ देयर इज अ सिस्टम देन यू कैन रेक्टिफाई इट, इफ देयर इज नॉट देन यू कांट। क्लियर। तो उसके लिए हम बनाते हैं सारे कंसेप्चुअल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या डेटा कैप्चर करना है। अगर हम यही ना रखेंगे मेडिसिन किसने लगाया, इंजेक्शन किसने लगाया, ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, पता नहीं किसने लगाया, किसने रिकमेंड किया था, नर्स कहे देख के मैंने सर लिखा हुआ देखा था यहाँ लगाना है, ये नहीं पता किसने लिखा था, ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं हो आपके सिस्टम में, तो यू डोंट हैव रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब आ जाते हैं टूवर्ड्स लॉजिकल डिज़ाइन के ऊपर। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग दैट ईआरडी इनटू अ रिलेशनल टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, कीज़ बनाएंगे, कॉन्स्टेंट्स बताएंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये चीज़ें बताएंगे। ये कहलाएगा लॉजिकल डिज़ाइन। जब ये बन जाएगा तो अब क्या करना है, एक्चुअली फिजिकल डिज़ाइन बनना है। क्या करना है, क्यूरीज लिखनी है आपने, क्रिएटिंग डेटाबेस, फिजिकल टेबल बनाने हैं, डेटाबेस की ऑब्जेक्ट्स बतानी है, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स बनेंगी, क्या क्या होंगे, एट्रीब्यूट क्या होंगे, वारचार होगा, बीलॉब होगा, इंटीजर होगा। ये क्या कहलाएगा, फिजिकल डिज़ाइन कहलाता है। ये वो कंपोनेंट है जो आप लैब में कवर करेंगे, लास्ट वाला, और ये पहले वाले 2 कंपोनेंट थ्योरी में कवर करेंगे। ठीक हो गया। थ्योरी लिखना आपको लैब वाले करवाएंगे, सिखाएंगे, और उसके असेसमेंट भी वही करेंगे। ये पहले वाले 2 कंपोनेंट के आपने जब कैप्चर किया रियल बिजनेस को, तो उसमें कौन सी चीज़ ली, क्यों नहीं ली, ये आप मुझे जस्टिफाई करेंगे अपने प्रपोजल्स के अंदर, या आपके ये प्रपोजल में ये चीज़ इंक्लूड हो रही है, ये क्यों नहीं हो रही, इसका रिलेशन तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हो जाता तो ये प्रॉब्लम है। ये सारी हम डिस्कशन क्लास में मैं एलोबरेट करूँगा। स्टार्ट में प्रिंसिपल्स सिखाऊंगा आपको, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर उस प्रिंसिपल्स की रिफाइनमेंट करेंगे हम। ठीक हो गया। जितना आप सिंसियरली करेंगे उतना आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। अब डिज़ाइन अप्रोचेस की तरफ आते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, मॉडल कैन बी इंटरप्राइज एज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स। एंटिटी का मतलब क्या है, थिंग और ऑब्जेक्ट इन एन एंटरप्राइज दैट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने हॉस्पिटल की फॉर्म में बताई, डॉक्टर इज एन एंटिटी, मेडिसिन इज एन एंटिटी,
पेशेंट इज़ एन एंटिटी, रूम इज़ एन एंटिटी जिसमें वो रखा जा रहा है, ऑपरेशन इज़ एन एंटिटी, लैब रिपोर्ट इज़ एन एंटिटी. सो हाउ दीज आर कनेक्टेड, उसके जरिए रिलेशंस बनाएंगे. सो सेकंड थिंग क्या आ गई, रिलेशनशिप. व्हाट इज रिलेशनशिप? एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली बाय एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स. सेकंड था पार्ट नॉर्मलाइजेशन थ्योरी. और नॉर्मलाइजेशन थ्योरी क्या है? फॉर्मलाइजेशन ऑफ व्हाट डिजाइन आर बेड एंड टेस्ट फॉर देम. ये आप जब डेटा आपके पास है उसको यूज़ करते हुए बना रहे हैं ईआरडी, और उसको फिर टेस्ट करेंगे नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए. या आप नॉर्मलाइजेशन डेटा बना लें, डिज़ाइन बना लें, और डिज़ाइन को टेस्ट करना है. इज़ इट गुड, बैड आर बेस्ट? गुड, बैड आर बेस्ट. ठीक है, तो वो उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए. नॉर्मलाइजेशन थ्योरी कवर करवाएंगे इसके बाद फ़ौरन. पहले डेटाबेस डिज़ाइन पे आते हैं. डेटा ईआरडी डेटा मॉडल वाज डेवलप्ड टू फैसिलिटेट डेटाबेस डिज़ाइन बाय अलाउइंग specification of enterprise schema that represent overall logical structure of a database. ERD model is useful in mapping the meanings and interaction of the real world enterprises onto a conceptual schema. ठीक है, मैंने बताया इंट्रैक्शन है, डिस इंट्रैक्शन. भाई हॉस्पिटल की बता दी, चले यूनिवर्सिटी की ले लें. यूनिवर्सिटी की क्या है, स्टूडेंट हैं. स्टूडेंट को क्या कोर्स पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाला कौन है, टीचर है. स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाई जाती है, लगाने वाला कौन है, टीचर है. स्टूडेंट से ग्रेड बनाए जाते हैं, ग्रेड कैलकुलेट करने वाला कौन है, वो भी टीचर है. स्टूडेंट को डिग्री मिलती है, वो देने वाला टीचर नहीं है. वो कौन देगा? एग्जामिनर देगा. ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन देगा. HEC से स्टूडेंट से फीस लेनी है, वो टीचर नहीं लेगा. वो कौन लेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट लेगा. आर यू गेटिंग पॉइंट? तो दीज आर एंटिटीज एंड यू हैव टू रिलेट इट. तो उसके लिए आपको कंसेप्चुअल स्कीमा बनाना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दिस यूजफुलनेस मैनी डेटाबेस डिज़ाइन टूल ड्रॉ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ERD मॉडल्स. हाँ, ERD बनाएंगे पहले, फिर उसको टेस्ट करने के लिए कि ERD अच्छी है या सही है या गलत है या इसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको नॉर्मलाइजेशन से गुजारेंगे. और अगर आपने ERD वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक बना दी तो आपका डेटाबेस अच्छा ही होगा. बस नॉर्मलाइजेशन गुजारेंगे, वो कहेगा ओके है. अगर आपने कोई गलती कर दी ERD डिज़ाइन में, तब नॉर्मलाइजेशन से गुजारेंगे तो चेंजेस आएंगे. तो अब आपने डिज़ाइन अच्छा बनाया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इसकी मतलब ये हो गया कि देखें, आपने डेव C++ खोला, उसमें कोड लिखा. अगर आपके कॉन्सेप्ट हैं स्ट्रॉन्ग तो आप कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले बता सकते हैं कि मेरा कोड सही चलेगा और ये आउटपुट लाएगा. लेकिन अगर आपके कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप जब चलाएंगे तो फिर एक एरर आएगा और वो बताएगा क्या गलती की है. वो फिक्स करेंगे तो आपके बाद आउटपुट सही आएगा. तो दैट्स डिबगिंग एंड टेस्टिंग इज नॉर्मलाइजेशन. एनोमलीज को रिमूव करना. वो तब जब हमारे पास डेटा है पिछले वाला, उसको भी हमें यूज़ करना है. तो एक तो हम उस डेटा के ऊपर ही ऑपरेशन अप्लाई करें और उससे ही ERD बना लें. एक या उस डेटा को रहने दें, पहले अपने जहन से ERD बना लें, फिर उस डेटा को पंप कर दें, उसमें एंट्री करें. वो डेटा एक्चुअली हमें हेल्प करेगा ERD बनाने में. वरना ERD के लिए तमाम मालूमात हमें यूज़र से पूछनी पड़ेगी. अगर वो कहता है मेरे पास ये डेटा मैं ऐसे करता हूँ, तो ये समझ लें आधा काम तो आपका हो गया. आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उस डेटा से मिल जाएगी कि किस एंटिटी का क्या रिलेशन है किसके साथ. आपके पास ऐसा डोमेन है जिसकी नॉलेज नहीं है आपके पास, आप यू डोंट नो अबाउट द मेडिकल डोमेन, तो वो डेटा आपको हेल्प करेगा उसको समझने में, मेडिकल डोमेन के डेटा कैसे रिलेट कर रहा है आपस में. ठीक हो गया. चलें जी, अब आते हैं ERD डेटा मॉडल एम्प्लॉय द 3 बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज़ एंटिटी सेट, सेकेंड इज रिलेशनशिप सेट्स की फॉर्म में आ रहे हैं, और तीसरा है एट्रीब्यूट्स. ERD model also has an associated diagrammatic representation, ERD diagram, which are an express overall logical structure of the database graphically. अब entity sets की तरफ जाते हैं. What is entity set? An entity is an object that exists
एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्पेसिफिक पर्सन, कंपनी, इवेंट, प्लांट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रिप्रेजेंट, बुक, लाइब्रेरी, इशूअर, बायर, बारोवर, तो सारी की सारी क्या हैं, एंटिटीज़ हैं, लेंडर, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। रियल एस्टेट की बात की जैसे हमने, स्टेट एजेंट, क्लाइंट, प्रॉपर्टी, एंटिटी है। एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज सेम टाइप दैट देयर सेम प्रॉपर्टी, तो उसको हम बना देते हैं सेट। मिसाल के तौर पे हमने कहा पर्सन एंटिटी है, एक और पर्सन वो भी एंटिटी रहेगा, एक और पर्सन, तो उनको तमाम पर्सन्स को कंबाइन करके क्या बना दें, उसका एक सेट बना दें, तो एंटिटी सेट्स कहलाएंगे। बच्चा अलग एंटिटी बनेगा, डिपेंडेंट अलग एंटिटी बनती है, ठीक है। सो सेट ऑफ पर्सन्स, कंपनीज, ट्रीज, हॉलीडेज, ये क्या बनेगा, सेट बनेगा। फिर उसके आगे है एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे कितना उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें उस एंटिटी के बारे में। जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उतनी ही डेंस इंफॉर्मेशन कहलाएगी, डेंसिटी हाई हो गई, और जितनी कम इंफॉर्मेशन होगी वो स्पार्स एंटिटी कहलाएगी, मतलब इंफॉर्मेशन कम हो गई। अच्छा, टू मच इन्फॉर्मेशन लेना भी अलाउ नहीं है जो रिलेवेंट ना हो, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिस करना भी अलाउ नहीं है कि आपका आगे जाके प्रॉब्लम आएंगे। इसकी मैंने कई दफ़ा आपको एग्जांपल दे चुका हूँ शुरू में, कि जैसे मैंने कहा था कि स्टूडेंट का डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो आपसे ये नहीं पूछते कि मैरिटल स्टेटस क्या है, टू मच इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इन्हें पूछेंगे जेंडर क्या है, जेंडर तो पूछते हैं ना, समझ में आ रही है। तो उस बिजनेस डोमेन के लिहाज से क्या होगा, उस बिजनेस डोमेन के लिहाज से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ये पूछेगा जी हाँ आपकी एज कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, बच्चे कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लेगा। अच्छा, आपके पेरेंट्स, उनको क्या डिजीज़ थी, लेता है कि नहीं, लेता है ना। पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो इसका मतलब लाइक्लीहुड है कि चाइल्ड को भी होगी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। पेरेंट को हेपेटाइटिस सी है, इसका मतलब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे पानी अच्छा नहीं है, हेपेटाइटिस सी होने की प्रॉबिलिटी हाई है। शेयरिंग है चीज़ों की, हाई है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन उस डोमेन के लिहाज से जब आप कलेक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर का क्या होगा, आईडी, नेम, स्ट्रीट, सिटी एंड। कोर्स का क्या होगा, कोर्स आईडी, टाइटल, क्रेडिट आवर्स, ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। A subset of attribute for the form a primary key and of the entity set and I uniquely identifying each row। ये तो आपको पता लग गया। each row को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट को मिला के क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। एग्जैक्टली, पहले हम एंटिटी आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम टेबल बनाएंगे कि क्या हमें टेबल बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर तो वो एंटिटी एक ही है पूरे सिस्टम में तो यू हैव डिफरेंट चॉइसेस, और अगर वो मल्टीपल एंटिटीज़ हैं यू हैव टू डिज़ाइन अ टेबल। मिसाल के तौर पे कंपनी का सीईओ अगर अपने बारे में मालूमात वो सारी नहीं देना चाह रहा जो सारे एम्प्लॉयज़ की ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसको एंटिटी सेट में नहीं डालेंगे। हाँ, अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन दे जैसे जो एम्प्लॉय के बारे में ले रहे हैं तो वो एक एम्प्लॉय होगा जिसका डेजिग्नेशन होगा सीईओ, वो भी एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर ओनर ही सीईओ है और ओनर डोंट वांट टू डिस्क्लोज द बैंक अकाउंट नंबर, द पर्सनल डिटेल्स कि उसकी कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं और रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, ये नहीं शेयर करना चाहता ओनर, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो आप डेटाबेस में उसको ऐड नहीं करेंगे। नहीं तो वो नल लेवल करना पड़ेगा, आप डिज़ाइन ही चेंज हो जाएगा ना। एक जगह आप कह रहे हैं कि आपका CNIC नंबर मैंडेटरी है, तमाम एम्प्लॉय ने एंटर करना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता तमाम ने करना है, जो CEO उसका नहीं करना है, वो तो करना पड़ेगा सबके लिए, तो उसको आप एक्सक्लूड कर दें, ओनर को इंक्लूड कर दें। इट डिपेंड ऑन द डिज़ाइन, ठीक है। और अगर आपके ओनर मल्टीपल हैं तो फिर टेबल बनाना पड़ेगा। होता है ज्वाइंट कंपनी होती है, मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, फिर उनका किसने चेक लिखा,
कितने पैसे ड्रॉ किया, यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर दैट शेयर होल्डर्स, यू हैव टू डिज़ाइन अलग सेपरेट टेबल फॉर देम। एंटिटी सेट ऑफ कॉलम्स एंड रोज, सेट एंटिटी यू कहेंगे, एंटिटी एक कॉलम है, रो है, रो है, कॉलम नहीं, रो एंड कॉलम तो एट्रीब्यूट कहलाएगा, और मल्टीपल एंटिटीज़ को मिला दें तो सेट, एंटिटी सेट बन जाएगा। आप रिलेशन तब बनाएंगे जब एंटिटी सेट हो। नहीं, लॉजिकल थिंग इज एंटिटी, फिजिकल थिंग इज टपल। जब आप डेटाबेस में स्टोर करते हैं तब टपल बनाते हैं ना, और एंटिटी क्या है, बिजनेस डोमेन में जो एग्जिस्ट कर रही है उसको आप कन्वर्ट करते हैं टपल में। तो जब आप उसको बात करेंगे उसको टपल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंटिटी। लेकिन जब आपने उसको फिजिकल लेवल पे चले गए अब वो टपल बन गई, ठीक है। अच्छा, वो टपल जो है ना वो लेट मी कंप्लीट, वो टपल जो है वो नॉट नेसेसरी कि वो उस पूरी एंटिटी को डिस्क्राइब कर रही हो, वो हो सकता है उसके सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब कर रही हो। मिसाल के तौर पे जो टपल है आईबीए के डेटाबेस में, वो टपल मेरे बारे में है इंस्ट्रक्टर, मेरे सारे एट्रीब्यूट तो नहीं आ रहे ना उसमें, नहीं आ रहे, मेरे सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे। आज तक टिल टू डेट मैंने अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली, मेडिकल इंश्योरेंस, तो इनके पास मेरे फैमिली का कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे बच्चों की मालूमात नहीं है, मैंने नहीं ली। जब मैं लूँगा तो वो चीज़ें फिर एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन टपल नहीं बनी उसकी। तो टपल में सारे एट्रीब्यूट नहीं होते, वो एट्रीब्यूट होते हैं जो उस बिजनेस डोमेन में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वो एंटिटी के होंगे वो सारे एट्रीब्यूट, हम कैप्चर वो करेंगे जो हमारे बिजनेस डोमेन में रिक्वायर्ड है, वो बन जाएगी टपल, ठीक है। इंस्ट्रक्टर आईडी एंड नेम, स्टूडेंट आईडी एंड नेम। अब ये दो एट्रीब्यूट हैं, बाकी भी तो एट्रीब्यूट है ना उसके। इंस्ट्रक्टर आईडी एंड नेम, इंस्ट्रक्टर। अब रिलेशनशिप की तरफ आते हैं। व्हाट इज रिलेशनशिप? एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं पेल्टियर एडवाइजर आइंस्टाइन। पेल्टियर कौन है? स्टूडेंट है, ये टेबल देखिए हम गौर से। पेल्टियर क्या है? एडवाइजर कौन है? तो रिलेशनशिप क्या बनेगा? पेल्टियर एडवाइजर आइंस्टाइन, स्टूडेंट एंटिटी रिलेशन सेट इंस्ट्रक्टर एंटिटी। ये क्या है? एडवाइजर रिलेशन है, एडवाइजर है ना वो, सुपरवाइजर एडवाइजर, ठीक है। फिर अगर इस तरह के बहुत सारे रिलेशन हो तो उसके क्या बना देंगे? रिलेशनशिप सेट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन अमंग द मोर देन टू एंटिटीज ईच टेक फ्रॉम एन एंटिटी सेट्स। अब ऐसे बनेगा रिलेशन, आप बोलेंगे E1 E2 E3 E4, ठीक है। E1 बिलोंग्स टू E1 कैपिटल। व्हाट इज E1? एंटिटी 1। E1 कैपिटल एंटिटी सेट, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एट, इसलिए डिस्क्रीट पाई जाती है ताकि डिफ्रेंसिएशन याद रहे। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके वो वाले कंसेप्ट थोड़े से वीकर हैं तो मुझे रिकॉल करवाना पड़ता है, वरना मेरा लेक्चर यूँ जाता फास्ट ट्रैक पे। E2 बिलोंग्स टू E2, E3 बिलोंग्स टू E3 कैपिटल, और इस तरह En बिलोंग्स टू En। सो ये E1 E2 E3 आर द एंटिटी रिलेशन, और इनका कंबाइन कर दें तो ये बनाएगा एंटिटी सेट, और सेट आर रिप्रेजेंटेड इन द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। कोई एक सेट होगा तो फिर दूसरा सेट बनेगा, ठीक है। क्लियर है? मतलब पहले निकाह होगा तो फिर तलाक होगा ना, तो पहले एक रिलेशन बना फिर रिलेशन दूसरा बना, क्लियर है। तो अगर हम कहेंगे तलाक याफ्ता तो बोलेंगे पहले निकाह याफ्ता हुई थी तो तलाक याफ्ता। यू हैव टू डिफाइन इट, पहले इंसान होगा तो फिर स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया है कि वो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट बनने से पहले इंसान होना चाहिए। ओके, वेयर E1 E2 E3 En इज रिलेशनशिप। तो हम इसको रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत आसान तरीके से देखें, अब सीख लें, टेक्निकल तरीका सीख लें। आप क्या कहेंगे? ये आईडी किसकी है? स्टूडेंट की। ये आईडी टीचर की।
तो हम कहेंगे इस आईडी का इस आईडी में क्या है, रिलेशनशिप है, और ये ऑर्डर्ड पेयर है, इट इज ऑर्डर्ड पेयर और बिलोंग्स टू एडवाइजर, इस तरह शो करेंगे। अब ये बन गया ऑर्डर्ड पेयर के साथ। क्रिक इज एडवाइजर ऑफ तनाका, इस तरह से आपने बना दिया। अब ये कैट्स इज एडवाइजर ऑफ शंकर एंड जैन, ये दो का है। तो ये रिलेशन है 1 to 1 और ये 1 to मैनी और बाकी 1 to 1। तो रिलेशनशिप की फिर कॉर्डिनलिटी आ गई, टाइप्स 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी, ठीक है। फिर इनटू ऑन टू भी आएगा, ये हो गया। अब ये रिलेशनशिप की हमने टाइप रख दी। जब रिलेशन को भी डिस्क्राइब करें तो रिलेशन बिकम्स एन एंटिटी। जब रिलेशन को हम डिस्क्राइब करें, रिलेशन क्या बन गया, एंटिटी। जैसे मैंने कहा आई टीच यू, एक दिन तो नहीं पढ़ाता, मैन टू मैनी है, लेकिन मल्टीपल क्लास टाइम है ना। पढ़ाने का जो रिलेशन है वो एक टाइम नहीं है कि एक ही दफ़ा पढ़ाया तो काफ़ी है बस, नहीं, मल्टीपल टाइम है। तो मल्टीपल टाइम को कैप्चर करना पड़ेगा, किस दिन पढ़ाया, किस कमरे में पढ़ाया, कितने ड्यूरेशन के लिए पढ़ाया, तो क्या बन गई वो, क्लास। अब क्लास बिकम एन एंटिटी, although it was a relation, but relation captured with multiple attribute becomes an entity. क्लियर। तो इसी तरह से ये कह रहा है, ये एडवाइजर एडवाइस करता है, लेकिन कब करता है, 3 मई 2008 को। तो डेट आ गई, तो ये भी तो कहीं स्टोर करनी पड़ेगी ना, ये आईडी और ये तीसरी चीज़, तो ये एक एंटिटी बनानी पड़ेगी हमें। एट्रीब्यूट एंड आल्सो एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप सेट। फॉर इंस्टेंस, एडवाइजर रिलेशनशिप सेट बिटवीन द एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट मे हैव एट्रीब्यूट डेट which track when the student started begin associated with the advisor. अब रिलेशन की टाइप आएगी बाइनरी रिलेशनशिप, जिसके अंदर कितनी एंटिटी हो,